Hello students, now we are going to start new chapter solution. ठीक है, solution chapter आपके 10+2 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसके आने वाले टॉपिक पर इसे किस तरह से अप्लाई होंगे, ठीक है, उसको हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सीखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन अगर पूछूं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, तो आप कहते हो कि सर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। तो मैंने भी कहा बिल्कुल सही, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, लेकिन ये किस टाइप का मिक्सचर है इसको यहाँ पे समझना है। हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में जो भी चीज लेके चलेंगे वो किस टाइप के मिक्सचर को लेके चलेंगे, पहले इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो मिक्सचर जो होते हैं वे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस में यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है होमोजेनियस, तो इसमें होमो और जेनियस। तो होमो का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, होमो का मतलब क्या हुआ, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और जीनियस का मतलब हुआ टू फॉर्म, यानी कि ऐसे मिक्सचर जो इक्वल पार्ट से बने हुए हैं। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे होमोजेनियस। और होमोजेनियस में होता क्या है, होमोजेनियस में कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स हम लेके चलेंगे हम उनको जब आपके मिक्स करेंगे उन कंपोनेंट्स को तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और उनके जो कंपोजिशन है मिक्स होने के बाद जो हमारा मिक्सचर बना हुआ है उस मिक्सचर का जो भी कंपोजिशन होगा वो सब क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी एक जैसे होंगे। जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे गर्मी का दिन आ रहा है, ठीक है, आपको मैं शरबत बनाना, अरे आपको अब शरबत बनाना है, ठीक है, और यहाँ जो शरबत बनाना है आप लोग को 5 लोगों के लिए बनाना है। ठीक है, तो यानी कि अगर एक गिलास की बात करें तो उसमें 200 ml आएगा, वाटर आएगा, यानी कि 200 ml आपका शरबत आ सकता है। तो इस तरीके से अगर हमें 5 लोगों के लिए बनाना है तो हमें कितने लीटर वाटर लेना पड़ेगा, 1 लीटर। चलिए आइए शरबत बनाना सिखाते हैं आपको और फिर इसके बाद इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन उसमें बताते हैं आपको कैसे बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एक आपने क्या लिया, जग लिया, एक बड़ा सा जग लिया आपने, उसमें आपने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, कितने लीटर वाटर ऐड किया, 1 लीटर। अब इस 1 लीटर वाटर में आपने लगभग 100 ग्राम शुगर ले लिया। ठीक है, 100 ग्राम शुगर लिया और उसके बाद यहां पर कुछ आपके लगभग 50 ml, ठीक है, आपने लिया लेमन जूस ले लिया। ठीक है, अब उसको आपने क्या किया, स्टीर किया, मतलब एक बड़ा सा चम्मच लेके उसको स्टीर किया जिससे कि ये अच्छे से क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब ये जो आपका शरबत बन के तैयार हुआ है, अब इस शरबत को अगर आप देखोगे तो ये इसके जो भी कंपोनेंट लिया आपने, जैसे कि शुगर है, वाटर है, लेमन है, तो वो अच्छे से क्या हुआ, वो मिक्स हो गया है। उसमें कोई पार्ट्स आपको दिखेगा नहीं, आपको नेकेड आइज नहीं दिखेगा कि ये आपका शुगर है ना, ये वाटर है, ऐसा नहीं दिखेगा। वो यूनिफॉर्मली क्या होंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चलिए इसको और चेक करते हैं। अब यहाँ पर जो शरबत बन के हमारा तैयार हुआ है, इस शरबत की स्वीटनेस यानी कि शरबत का टेस्ट कैसा है उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच से इसमें से आप 1 चम्मच क्या निकालेंगे, शरबत निकालेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। तो उसकी जो मिठास है, उसकी जो स्वीटनेस है, जो 1 चम्मच की होगी वही मिठास वही स्वीटनेस पूरे 1 जग शरबत की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आपका स्वीटनेस है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा है। अब इनको अगर आपने 5 गिलास में निकाल दिया, ठीक है, ये देखो 5 गिलास लिया और इस 5 गिलास में इन शरबत को आपने क्या किया, इसमें रख दिया, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो जो स्वीटनेस या जो कॉन्सेंट्रेशन इस गिलास की होगी वही इसकी भी होगी, वही इसकी भी होगी, वही इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, यानी कि सभी के सभी का जो टेस्ट है वो एक जैसा है। तो इसे ही कहते हैं होमोजीनियस।
इसे ही कहते हैं कि इसके जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरीके से आपके मिक्स हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये आपका इस गिलास का शरबत पीजिए तो ज्यादा मीठा हो गया, इसका पीजिए तो कम मीठा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर वो होमोजेनियस नहीं होता। तो इस तरीके से ये होमोजेनियस आपका क्या बना, मिक्सचर बना, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब यहां देखिए हेट्रोजेनियस में, अगर हेट्रोजेनियस की बात करें तो इसमें जो कंपोनेंट होंगे वो आपके मिक्स नहीं होते, वो कंप्लीटली बिल्कुल मिक्स नहीं होते, यानी कि कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स एंड इट कैन बी ऑब्जर्व डिफरेंटली, यानी कि इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो मिक्स नहीं होते और वो अलग अलग देखे जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इनके कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जब वो मिक्स ही नहीं हुए तो उनके कंपोजिशन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब उनके कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होंगे। जैसे आपने देखिए यहाँ पे आपने एक गिलास वाटर लिया, अब इस एक गिलास वाटर में, यहाँ वाटर है ये, ठीक है, और इसमें आपने क्या मिक्स किया, सैंड, ठीक है, बालू जो होता है उसको मिक्स किया आपने, और चलिए और भी कुछ भी जैसे ग्रेन, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आपने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो होगा क्या कि ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ पर इस गिलास के बॉटम पर ये क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए। ठीक है, अगर इसकी हर एक पार्ट्स की स्टडी करें तो अगर हम इसका ये वाला पार्ट्स बाहर निकालें तो यहाँ पे तो आपको केवल वाटर दिखा, अगर ये वाला पार्ट्स बाहर निकालें तो सैंड, ग्रेन और वाटर पार्ट दिखे, तो मतलब इसका हर एक पार्ट इक्वल नहीं है। अगर इसको आपने गिलास में निकाला तो हो सकता है कि इसमें आपका प्योर वाटर ही आ गया, इस वाले में थोड़ा सा वाटर आया, थोड़ा सा ग्रेन आ गया या सैंड पार्टिकल आ गया, इसमें आप देखो तो इसमें केवल आपका सैंड और ग्रेन ही आ गया। मतलब कि अलग अलग गिलास में इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यानी कि जो इसके कंपोजिशन है वो सब के सब क्या है, अलग अलग हैं। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर आप चाय पीते हो, चाय पीते हैं सभी, तो जब हम चाय बनाते हैं तो जिस कंटेनर में हम चाय बनाते हैं उसमें आप क्या लेते हो, मिल्क लेते हो, थोड़ा वाटर लेते हैं, फिर उसमें शुगर मिलाते हैं, है ना, और फिर उसमें चाय पत्ती मिलाते हैं, है ना, फिर उसमें अदरक कूट के मिला देते हैं। तो उस पूरे मिक्सचर में अगर हम देखें तो जो हमारा मिल्क है, जो वाटर है, जो शुगर है, वो क्या सब मिक्स होकर वो क्या फॉर्म करते हैं, होमोजेनियस। ठीक है, लेकिन इसमें चाय की पत्ती है, यानी चाय डिजॉल्व होने के बाद जो पत्ती बच गई है, यानी जो अदरक का जो एक्सट्रैक्ट निकलने के बाद जो अदरक के जो आपके बच गए हैं वो उस चाय में क्या बनाते हैं, हेट्रोजीनियस। और जब उसको छन्नी से छानते हैं कप में, जब कप में उसको फिल्टर करके देते हैं तो हर एक कप में जो आप चाय की जो मिठास देखते हो, जो उस चाय का टेस्ट होता है, वो सब के सब क्या है, इक्वल होते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं वह है होमोजीनियस मिक्सचर की स्टडी करेंगे, यानी कि इस सॉल्यूशन का जो भी पार्ट लेके चलेंगे वह है होमोजीनियस, यानी कि उसके हर एक पार्ट यूनिफॉर्मली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उसका हर एक कंपोजिशन क्या होगा, आपका एक जैसा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस तरीके से सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, देखिए solution is a homogeneous mixture of two or more than two components, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, वो जितने भी कंपोनेंट हम लेंगे वो सब के सब क्या बनाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर ही बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे कंपोनेंट जनरली 2 टाइप के होते हैं, यानी उनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो 2 कैटेगरी में, एक होता है आपका सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। देखिए कंपोनेंट और भी हो सकते हैं, यानी कि कितने भी कंपोनेंट हो, हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कंपोनेंट कितने भी हो, लेकिन उन सबको हम जनरली 2 कैटेगरी में ही क्लासीफाई करते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट यहां जनरली क्या होते हैं, सॉल्वेंट इट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट। ठीक है, किस में होते हैं, लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होते हैं।
large amount. It is present in solution in large amount. और सॉल्यूट क्या होंगे, ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है. इट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन स्मॉल अमाउंट. जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं. यहां पे आपने 1 गिलास पानी लिया, वाटर लिया, यहां पे 200 ml ऑफ वाटर लिया, ठीक है. नाउ ऐड 5 ग्राम शुगर, ठीक है. कितना, 5 ग्राम शुगर आपने ऐड किया. क्लियर है. अब इसमें जो इसके मिक्स होने के बाद हमारा क्या फॉर्म हुआ, सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, होमोजेनियस सॉल्यूशन फॉर्म हुआ. अब आप हमको ये बताइए कि इसमें सबसे लार्ज अमाउंट में क्या है, वाटर है कि शुगर है. तो आप क्या देखोगे, आप क्या देख रहे हो कि इसमें वाटर कैसा है, लार्ज अमाउंट में है. तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सॉल्यूट, ये हो जाएगा सॉल्यूट. क्लियर हो गया. अच्छा, इसमें आपने अगर सॉल्ट भी मिक्स किया, सॉल्ट अगर मिक्स करेंगे, ये भी लगभग कितने, 5 ग्राम, तो ये भी वाटर से कम है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट. तो क्या हो जाएंगे ये, सॉल्यूट. तो जो भी सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट. अब स्मॉल अमाउंट में कई हो सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन जैसे होते हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स बता सकते हैं. जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसमें कि 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे कि शुगर प्लस वाटर. देयर इज अ 2 कंपोनेंट, जिसमें वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट. क्लियर. ऐसे ही ट्राइनरी सॉल्यूशन भी बता सकते हो. ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट होंगे, जैसे कि शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर. अब आप देखिए इसमें शुगर और सॉल्ट कैसे होंगे, सॉल्यूट होंगे, और वाटर कैसा हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा. ठीक है. मतलब कि अगर ये इक्वल अमाउंट में है, अगर ये शुगर और वाटर इक्वल अमाउंट, मतलब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में हो गए तो क्या होगा. अब इक्वल अमाउंट में अगर हैं तो वहां पे जरूरी नहीं कि होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो, क्योंकि यहां पर हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं. यहां पे हम वाटर की सॉल्युबिलिटी यानी किसी भी मतलब कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को यहां देखते हैं कि भाई वो सॉल्वेंट में अगर घुल रहा है तो कितने मैक्सिमम एक्सटेंट तक उसमें घुल सकता है. ठीक है. ये भी हम चेक करते हैं. अगर आपने इक्वल अमाउंट ले लिया, भाई वाटर की कैपेसिटी केवल इतने ही सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की है और होमोजेनियस सॉल्यूशन फॉर्म करने की है, तो उतना ही अमाउंट उसमें डिसॉल्व होगा. ठीक है. तो वहां पे सॉल्युबिलिटी आ जाता है. तो सॉल्युबिलिटी से हम वहां पर ये मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जिससे कि वो मैक्सिमम जो है वो आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल सके. तो आगे हम लोग देखेंगे. ठीक है. फिलहाल यहां पे आप ये समझिए कि जो स्मॉल अमाउंट में होंगे वो हमारा सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट. अगर यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं तो वहां होगा बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट. अब ट्राइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें 2 सॉल्यूट हो सकते हैं और एक सॉल्वेंट. ऐसे ही क्वार्टरनरी सॉल्यूशन भी होते हैं. क्वार्टरनरी का मतलब 4. तो क्वार्टरनरी में 3 हमारे क्या है, सॉल्यूट हो सकते हैं, और एक क्या है आपका सॉल्वेंट है. ठीक है. तो और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर. ठीक है. सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है. किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के. तो यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं, कैन बी से दैट सॉल्यूशन is a mixture of solvent plus solute. solvent plus solute. क्लियर. ये हो जाएगा. अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे सॉल्यूशन है उसका फिजिकल स्टेट. ठीक है. यानी कि सॉल्यूशन लिक्विड है तो क्यों लिक्विड है, सॉलिड है तो क्यों है, गैस है तो क्यों है. यानी कि उसका सॉलिड, लिक्विड, गैस सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा. ठीक है. इसको देखते हैं. तो यहां पर ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को देखते हैं.
ठीक है। देखिए वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, 200 ml है, और ये हमारे शुगर और ये सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। तो जब हमने इसको मिक्स किया, ठीक है, इसको स्टीर किया, ठीक है, अच्छे से आपके मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन जो बन के तैयार हुआ है, ये सॉल्यूशन हमारा किस फिजिकल स्टेट में है, मतलब ये लिक्विड है कि ये गैस है कि ये सॉलिड है, आप बताइए क्या है ये यहाँ पे। ठीक, आपने सही बताया, ये क्या होगा, लिक्विड होगा, ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये जो लिक्विड स्टेट है ये डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट पे। देखिए हमारा शुगर और ये सॉलिड है, ठीक है, लेकिन घुलने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉलिड नहीं हुआ, ये सॉल्यूशन अभी भी क्या है, ये लिक्विड में ही है। तो लिक्विड में इसलिए है क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट क्या है, लार्ज अमाउंट में है। तो जो लार्ज अमाउंट में होगा वही फिजिकल स्टेट हमारा सॉल्यूशन का क्या करेगा, डिसाइड करेगा, मतलब कि सॉल्वेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है और सॉल्यूट हमारे कुछ भी हो, गैस हो, लिक्विड हो, आपके सॉलिड हो, कुछ भी हो, तो जो हमारा फिजिकल स्टेट मिलेगा सॉल्यूशन का, उसके मिक्स होने के बाद वो क्या होगा, हमारा सॉलिड ही रहेगा। जैसे आप देखिए एग्जांपल में आपको बताता हूं उसके फिजिकल स्टेट से। तो हम यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन लेके चलेंगे और लिक्विड सॉल्यूशन में हम उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम यहाँ पे देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिया लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में लिया लिक्विड सॉल्यूशन, और यहां हमारा हो गया सॉल्यूट और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्लियर है ये। अब आप देखिए ध्यान से ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने केवल क्या लिया हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे ही सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे ही गैस सॉल्यूशन होते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा लिक्विड ही रहेगा, तीनों स्टेट के लिए ये लिक्विड ही रहेंगे, इसीलिए ये आपका जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में है। और सॉल्यूट है वो आपके डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं, फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहां गैस लिया, तो गैस क्या है, सॉल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। जैसे कि सोडा वाटर आप पीते हो ना, सोडा वाटर, तो उस सोडा वाटर में आप देखिए तो जो वाटर है वो लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम डिसॉल्व करते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होता है, वो जाके उसमें डिसॉल्व हो जाता है। और जब सोडा वाटर का कैप जब आप खोलते हो तो सुरसुराते हुए गैस निकलती है, तो वो गैस कौन सी होती है, CO2 गैस होती है। हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, उसमें डिसॉल्व करते हैं उसको। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूट हमारा गैस और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, इसीलिए हमारा सॉल्यूशन भी क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। ऐसे ही अगर हमारा सॉल्यूट यहां पर लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिक्विड में होगा। जैसे कि आप समझिए कि 1 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है, प्योर मिल्क है। अब उस मिल्क में आपने क्या ऐड किया, 100 ml ऑफ वाटर ऐड किया, पानी मिला दिया, ठीक है, वाटर मिला दिया। तो वाटर मिलाने पर तो जो हमारा बना हुआ है मिक्सचर जो बना है वो होमोजेनियस रहेगा, वाटर बिल्कुल यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली उसमें घुल जाएगा, ठीक है। तो अभी भी तो यहाँ पर आप देखिए सॉल्वेंट क्या है, यहाँ सॉल्वेंट हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और जो हमारा सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड ही रहेगा। क्लियर। ऐसे ही अगर यहाँ पे सॉलिड है, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड हो, और हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल देखो मैंने यहां बताया आपको, यहां पर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है, यहां पर देखिए शुगर है, सॉल्ट है, ये सॉलिड है। तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ आपका वो कैसा है, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से जो फिजिकल स्टेट होगा किसी भी सॉल्यूशन का वो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट हमारा किस स्टेट में है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूशन लिक्विड, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्यूशन सॉलिड, सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूशन गैस। ओके, तो इस तरीके से हम उसको लेके चलते हैं। तो आई होप यहाँ आपको चीजें क्लियर हो गई। सॉल्यूट, सॉल्वेंट,
बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, होमोजीनियस, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग अगला लेके चलेंगे आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे लेके चलेंगे सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी का जब कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होता है तब इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो आसानी से क्लियर होते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जनरली होते क्या है, व्हाट इज अ सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और सोल्यूट इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी पर क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। ठीक है, वो आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब किसी भी सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर क्या फॉर्म करता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करता है। अगर जरा सा भी अमाउंट अगर बढ़ गया तो फिर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए कि ये मेरा रूम है। ठीक है, अब इस रूम में हम केवल 20 स्टूडेंट को ही बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस रूम की जो एबिलिटी है, इस रूम की जो क्षमता है, केवल कितने स्टूडेंट की है, 20 स्टूडेंट की। ठीक है, अब 20 स्टूडेंट अगर आके बैठ गए तो क्लास बिल्कुल अच्छी रहेगी, सैचुरेटेड होगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लिया 5 स्टूडेंट और आ गए तो हमारे पास बेंच कितनी है, हमारे पास सीट कितनी है, यहां पर 20 की। जो 5 स्टूडेंट आए वो 5 स्टूडेंट अब वो 20 सीट पर नहीं बैठ पाएंगे, वो कहां बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे। तो वही चीज यहां पर भी है, अगर जरा सा भी अमाउंट यहां बढ़ता है तो यहां पे क्या होगा, उसकी मतलब की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मतलब उसका जो आपका सॉल्यूशन का जो एक्सेस हो रहा है आपका अमाउंट, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब यहां पर है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड लेकर। तो एज ए स्टैंडर्ड यहाँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया है, जिससे कि चीजों को और आसानी से समझ सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे जो हम सॉल्वेंटी को एज ए स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की, वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए solubility is the amount of solute in gram which can be dissolved in 100 gram of solvent to make saturated solution at constant temperature। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट आप सोल्यूट मिला दीजिए कि वो हमारा क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, यानी कि उससे ज्यादा वो डिसॉल्व ना कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही अमाउंट क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और इसकी यूनिट हम यहाँ पर जो जनरली देखते हैं, अगर हम सॉल्यूट को ग्राम में लेके चलते हैं तो ग्राम और किसमें डिसॉल्व हुआ, 100 ग्राम में, तो ग्राम अपॉन ग्राम। ठीक है, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, है ना। अगर इसी सॉल्यूट के जो अमाउंट है अगर उसको मोल में लेके चले, भाई मोल में भी तो कह सकते हैं हम। ठीक है, जैसे ग्राम में हमने बोला तो ग्राम को मोल में चेंज कर दीजिए। तो ग्राम को मोल में चेंज करने के लिए आप यहाँ फार्मूला जानते हो, क्या फार्मूला है भाई, ग्राम को मोल में और मोल को ग्राम में चेंज करने के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा मास है इसको हम नंबर ऑफ मोल में चेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल में चेंज करने के लिए हम इस मास में मॉलिक्यूलर मास का क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ मोल में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब नंबर ऑफ मोल में लेके चलेंगे और सॉल्वेंट को किस में लेके चलिए, लीटर में लेके चलिए, तो इसकी यूनिट जो बन जाएगी वो हो जाएगा मोल पर लीटर। जैसे कि आगे के न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे इसको, तो मोल पर लीटर में ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब यहां देखिए नेक्स्ट, जब सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गया कि भाई इतने अमाउंट हमें चाहिए, सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे तभी हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे आपके सॉलिड की लिक्विड में है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए
यहां पर अगर हम देखें तो कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होगा जब उसके जैसा होगा, ठीक है। अगर उसके जैसा नहीं है तो डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब कहने का ये है, अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, एक जैसे ग्रुप के होने चाहिए, ठीक है। जैसे क्लास 3rd का बच्चा है और क्लास 4th का बच्चा है, ठीक है। उन दोनों बच्चों के अगर देखें तो उनकी क्लास अलग है, ठीक है, उनके क्या है, आपके सब्जेक्ट अलग है, ठीक है, उनके मिलने जुलने का तरीका अलग है। तो अगर वो दोनों एक साथ आएंगे तो वो बहुत आसानी से घुल मिल नहीं पाएंगे, मतलब कि वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूट, जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो लाइक डिसॉल्व लाइक। देखिए आपको एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है। वाटर में आप क्या ऐड करिए, शुगर ऐड करिए, ठीक है, सॉल्ट ऐड करिए, NaCl ऐड करिए, वो आपके डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो वाटर है वो क्या है, वो आपका पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्ट नमक वो क्या है, वो पोलर सॉल्यूट। तो आसानी से उसमें क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आयंस क्या होता है, इंटरैक्ट, मतलब कि वाटर के साथ क्या होते हैं, आयंस का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जिससे वो सेपरेट होते हैं। ऐसे ही आपके देखिए इसमें ऑयल ले लीजिए, ऑयल क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो ऑयल और वाटर को जो मिक्स करोगे तो क्या मिक्स हो जाएंगे, क्या वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। उसमें यानी कि ऑयल जो है उसी वाटर पर एक लेयर फॉर्म करते हैं, उसी पर पड़ा रहेगा, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि जैसा सॉल्वेंट होना चाहिए वैसा ही क्या होना चाहिए, सॉल्यूट भी होना चाहिए, ठीक है। तो तभी वो आसानी से आपके क्या होंगे, मिक्स हो पाएंगे। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं। देखिए जैसे कि डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को वाटर में हमने ऐड किया, उसको स्टीर किया हमने, ठीक है, तो सॉल्ट क्या है, उसमें डिसॉल्व हो गया। तो जो सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है वाटर में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, ठीक है। ऐसे देखिए क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है कि सॉलिड सॉल्यूट सेपरेट आउट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, अब इसमें हमने जो सॉल्ट मिक्स किया है, अब वो सॉल्ट जो है नीचे बैठना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि उस सॉल्यूशन में जो है नीचे आपके सेटल डाउन होना शुरू कर देगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे बना हुआ ये, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूट है, ये आपके ये सॉल्यूट इसमें क्या है, डिसॉल्व है। तो ये किस प्रोसेस से डिसॉल्व है, ये इस प्रोसेस से, डिसॉल्यूशन से। और कुछ देखिए ये कंटेनर में जो है, बीकर ले लीजिए, बीकर मान लेते हैं, तो इस बीकर में इसके देखिए नीचे साइड यहाँ पे बैठे हुए कुछ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन के हो जाएंगे, मतलब ये सॉलिड सॉल्यूट हो जाएंगे, ये सॉलिड सॉल्यूट जो कि सॉल्यूशन से क्या है, सेपरेट हुए हैं। और ये हो जाएगा डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, ठीक है। तो ये आपके सॉल्यूशन में क्या है, ये डिसॉल्व्ड है और ये क्या नीचे वहां पर सेटल डाउन है। जैसे मान लीजिए कि मेरे इस रूम की जो कैपेसिटी है वो 20 स्टूडेंट की है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरी तरीके से 20 स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जो 5 स्टूडेंट हैं जो एक्सेस बढ़ गए हैं, वो तो सीट पे बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रूम की कैपेसिटी कितने सीट की है, 20 है, तो 20 ही बैठ पाएंगे। तो जो 5 स्टूडेंट बढ़ गए हैं वो कहाँ बैठेंगे, वो जमीन बैठेंगे, वो जमीन बैठ जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई सीटें नहीं बची। बिल्कुल वही चीज यहां पर है कि सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी थी वो आपके इतने ही सॉल्यूट की थी जितना वो डिसॉल्व कर ले। बाकी जैसे ही आपके एक्सेस हो जाएंगे, जो बढ़ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा बनता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि एक जो सॉल्वेंट वहां पे यूज होता है, वो सॉल्वेंट केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करता है। बाकी जैसे एक्सेस हो जाएंगे वो सब के सब नीचे जो हो जाएंगे, वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसी का एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए हमने ये सॉल्यूशन हम बना रहे हैं और इसमें आपने स्टार्टिंग में 1 ग्राम सॉल्ट डाला, यानी 1 ग्राम सॉल्ट इसमें मिक्स किया आपने, तो 1 ग्राम सॉल्ट डालने पर ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा आपका।
अब इसमें अगेन फिर से 1 ग्राम आपने सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, तो फिर ये डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट 1 ग्राम सॉल्ट आपने और भी मिक्स किया तो ये और डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बार बार आप इसमें सॉल्ट मिक्स करते जाइए और इसको स्टीर करते जाइए, सोल्यूशन बनता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि सॉल्ट का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। जब सॉल्ट का डिसोल्यूशन बंद हो गया तो जो एक्सेस सॉल्ट हैं वो क्या होंगे, वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे ही वो नीचे बैठना शुरू कर दे तो उसके जस्ट पहले का जो स्टेज होगा वही क्या होगा, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जैसे मेरे इस रूम की जो कैपेसिटी वो 20 स्टूडेंट की है, ठीक है, और 20 सीट यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि 20 सीट है तो 20 सीट की ही मतलब 20 स्टूडेंट ही आ सकते हैं। जैसे मान लिया एक स्टूडेंट आया, बैठा दिया, ठीक है, दूसरा आया उसको बैठा दिया, तीसरा आया उसको बैठा दिया, ऐसे चौथा आया उसको बैठा दिया। तो ऐसे करते करते मैंने 20 को बैठा दिया, ठीक है। अब जो एक्सेस आ रहे हैं उनके बैठने की जगह तो है नहीं, वो कहाँ जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन यानी कि जमीन बैठना शुरू कर देंगे। लेकिन है ये अभी भी सॉल्यूशन में ही रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इनका ये फिर डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉलिड से सॉल्यूट होते हैं उनका डिसोल्यूशन क्या होता है, बढ़ जाता है, वो थोड़ा डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, उस पर भी टेम्परेचर इफेक्ट पर भी इस पर पड़ते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन और ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो मैंने भी आपको बताया सॉल्बिलिटी में कि किसी भी सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है कि कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। अगर उससे ज्यादा अगर हो गए तो क्या होंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो यहां देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर केवल उतने ही आपके सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं जितनी सॉल्वेंट के रखने की कैपेसिटी होगी, उससे ज्यादा अगर है तो नहीं डिसॉल्व करेगा। तो वही क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मेरे खाने की एबिलिटी जो है 4 रोटी की है, 4 से ज्यादा मैं नहीं खा सकता, तो मतलब कि मेरी सॉल्बिलिटी कितनी हो गई, 4 की हो गई, जिससे कि मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, मतलब और डिसॉल्व कर सकते हैं, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप देखो तो क्रिस्टलाइजेशन और यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहां जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप देखिए तो यहां पर डिसॉल्व सॉल्यूट भी है और सॉलिड सॉल्यूट भी है। तो यहाँ पे जो सॉलिड सॉल्यूट हैं जो नीचे की ओर यहाँ देखो बैठे हुए हैं, इनकी भी एबिलिटी होती है कि थोड़ा डिसॉल्व हो सके, ठीक है। यानी कि जो बच्चे नीचे जमीन में बैठे हैं उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी सीट पर बैठ सके, लेकिन कंडीशन ये है कि जो बच्चा सीट पर बैठा है, ठीक है, जब वो नीचे बैठेगा तभी नीचे वाला बच्चा सीट पर बैठेगा। मतलब कहने का ये है कि जितने यहाँ इस डिसॉल्व जो सॉल्यूट है जितने अमाउंट में नीचे आएंगे उतने ही अमाउंट में ये क्या होंगे, सॉलिड सॉल्यूट आपके डिसॉल्व होंगे। तो जब यहां पर डिसॉल्व सॉल्यूट नीचे सेटल डाउन हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप बताइए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहेंगे इसको, क्रिस्टलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और जो यहां पर आपके इसके बीकर के जो तली पर आपके सेटल डाउन है, जो यहां पर सॉलिड सॉल्यूट है, जैसे ये सॉल्यूशन डिसॉल्व होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसॉल्यूशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन और डिसॉल्यूशन आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होते रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, यानी जितने अमाउंट में आपके सॉल्यूट पार्टिकल जो डिसॉल्व हैं वो नीचे आएंगे, यानी कि आपके सॉलिड सॉल्यूट में आएंगे, उतने ही सॉलिड सॉल्यूट कहां जाएंगे, आपके सॉल्यूशन में जाएंगे। तो इसका मतलब द रेट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये डायनेमिक इज इक्वल टू रेट ऑफ
रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों रेट जब जब इक्वल हो जाएंगे बल्कि इस स्टेज पर, तो हम उसे कहेंगे आप डायनेमिक, तब हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तब ये सॉल्यूशन किसमें है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यानी एट दिस स्टेज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कि स्टॉप हो गया है, ये प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन की एक एबिलिटी है ना कि उतने ही सॉल्यूट रख सकता है। मतलब जितने बच्चे आपके नीचे बैठे हुए हैं, जितने अमाउंट में ऊपर आके बैठेंगे उतने ही अमाउंट में नीचे जाके बैठेंगे। तो ये प्रोसेस आपका होता रहेगा, इसीलिए इसे कहते हैं डायनेमिक, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्योंकि रेट दोनों का इक्वल होगा, जिस रेट में आपके सॉल्यूट नीचे आएंगे उतने रेट में सॉल्यूट क्या होंगे, उसमें ऊपर जाके डिसॉल्व होना शुरू कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपका हो जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, कोई दिक्कत? अब इसके बाद यहाँ पर एक दो वर्ड यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बहुत ही आसान है, देखिए कैसे होता है ये। देखिए यहाँ पर कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन बताने के लिए हम यहाँ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लिया आपने यहाँ एक गिलास लिया और एक गिलास यहाँ पे लिया, दोनों में आपने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपने 50 ग्राम शुगर ऐड किया और इसमें आपने 10 ग्राम शुगर ऐड किया, ठीक है। उसको स्टीर करके उसको आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, और सॉल्यूशन बना लिया। तो अब हमको ये बताइए कि इन दोनों में किसका स्वीटनेस, यानी किस सॉल्यूशन का स्वीटनेस यानी टेस्ट ज्यादा मतलब की रहेगा, यानी कि ज्यादा आपको लगेगा मिठास इसमें ज्यादा है। तो आप जाहिर बात है कि 50 ग्राम जो शुगर ऐड किया है उसकी मिठास ज्यादा होगी और 10 ग्राम का जो मिठास है वो क्या होगी, कम होगी। तो जो 50 ग्राम वाला है इसे कहेंगे कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन और इसे कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो फीका सॉल्यूशन होता है, जो पतला सॉल्यूशन होता है, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कितना अमाउंट में आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है उस पर डिपेंड करेगा कि कब वहां पे कंसंट्रेट कहोगे, कब वहां आपके क्या कहोगे, डाइल्यूट कहोगे, ठीक है। इसके साथ ही यहां पर वर्ड होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है, बहुत आसान है, अब उसको आप समझ सकते हो। देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए होता क्या है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब होगा, जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट तक क्या होंगे, आपके सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ा दो, ठीक है, यहां पे आप क्या करिए, यहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर हम इसका बढ़ा देते हैं, ये देखिए बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे कि जो सॉलिड सॉल्यूट हैं वो थोड़े अमाउंट में जो है वो डिसॉल्व होना शुरू कर देंगे, यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो गए, तो उसे हम कहेंगे क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, यानी मेटा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हुआ है, आपका रूम टेम्परेचर पर नहीं हुआ है, बल्कि जितना प्रोसेस लेके हम चले हैं वो सब के सब रूम टेम्परेचर पे हैं। लेकिन ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बना हुआ है ये टेम्परेचर बढ़ाने पर बना हुआ है। अगर हम यहाँ से बर्नर हटा दें तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा, मतलब टेम्परेचर गिरेगा आपका। जब जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा वैसे वैसे जो डिसॉल्व हुए, ठीक है, डिसॉल्व हुए जो आपके सॉल्यूट हैं वो फिर से क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होना शुरू कर देंगे, फिर से वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे, फिर से वैसे पुराने जैसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे।